व्हाट्सअप लेपिकन्स कैसे हो? बढ़िया होगे। इससे पहले आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो ऑलरेडी गोवा की आ चुकी है इस चैनल पर। नहीं देखी अभी देख कर आओ, ठीक है। और उसी वीडियो में हमने बात की थी एक सीक्रेट वीडियो की, जो आएगी ऑन द वे है, वो थी ये। सो आप लोग थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, और थंबनेल में क्लियरली मेंशन्ड है कि आज हम टॉप 20, जी हाँ, टॉप 20 टू मार्कर क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि आपके जो पेपर है उसमें जो आपका सेक्शन ए आता है 14 मार्क्स का, वो इस वीडियो से कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहा होगा। तो आपके यानी कि जो 14 मार्क्स हैं, यानी कि आपका सेक्शन ए, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिक्योर हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो इसके बाद जो कंप्लीट सिलेबस वाली वीडियो आएगी वो देख के तो हो ही जाएगा। तो इन शॉर्ट ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपका 14 नंबर का वेटेज रखती है आपके पेपर के लिए। यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो फिर बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरू, और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी हैपन इफ द एड्रेस बस एंड द डेटा बस वर ऑफ सेम विड्थ। यानी कि एड्रेस बस और डेटा बस की विड्थ अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस होती है जो डिसाइड करती है कि कितनी मेमोरी लोकेशंस एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब कितनी मेमोरी लोकेशन से कितनी जगह पर आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, आपकी मेमोरी कितनी जगह पर आपका जो डेटा है आपके पास स्टोर, आपके पास कितनी जगह पर स्टोरेज है बेसिकली डिफाइंड। तो वो डिसाइड करती है आपकी एड्रेस बस। कौन डिसाइड करती है? एड्रेस बस। और डेटा बस क्या करती है? इंफॉर्मेशन कैरी करती है सीपीयू से मेमोरी तक। तो ये क्या कर रही है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कैरी कर रही है सीपीयू से लेके मेमोरी तक। और ये मेमोरी कितनी जगह, कितनी मेमोरी एग्जिस्ट करेगी, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वो कौन डिसाइड करता है? एड्रेस बस। वो कौन करता है? एड्रेस बस। इतना समझ में आ गया एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है। अब अगर एड्रेस बस और डेटा बस की विड्थ तुम सेम कर दोगे, तो मुझे ये बताओ, अगर दोनों की विड्थ सेम कर दोगे, क्या दोनों को सेम साइज की जरूरत है, या किसी एक को ज्यादा की किसी एक को कम की जरूरत है? बिल्कुल। आपकी जो एड्रेस बस है वो क्या कर रही है, वो बता रही है कितनी मेमोरी लोकेशंस एग्जिस्ट करेंगी। अब अगर उस वो जो कितनी मेमोरी लोकेशंस एग्जिस्ट करेंगी उसको आप कम कर दो। विड्थ सेम करने का मतलब कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रेशियो इक्वल कर रहे हो। तो यानी एड्रेस बस का ज्यादा होता है डेटा बस से, क्योंकि वो मेमोरी लोकेशंस डिफाइन कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है। तो अगर उसकी विड्थ आप कम कर रहे हो, व्हिच मींस दैट क्या, कि आपके पास स्मॉल मेमोरी यूनिट होगी, यानी आपके पास स्टोरेज कम होगी। आपके पास स्टोरेज कम होगी। तो पहला तो यही है डिसएडवांटेज, कि ये कर देने की वजह से जो आपकी स्टोरेज है, क्या है आपकी स्टोरेज, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। सेकंड, अब जो हमारी ये करने से क्या होगा कि हमारी जो स्पीड होगी एग्जीक्यूशन की, वो क्या हो जाएगी? बहुत धीरे। क्यों? अगर दोनों बसेस की विड्थ सेम हो जा रही है, मतलब कंप्यूटर को एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा स्टेप्स बोले तो यानी कि जो मेमोरी है वो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एंड देन उनमें स्विचिंग होगी बिटवीन देम। ये इस मेमोरी से इस मेमोरी में इतना डेटा जा रहा है, इस मेमोरी से इस मेमोरी में इतना डेटा जा रहा है। तो बेसिकली आपकी विड्थ रिड्यूस होने से आपकी जो स्पीड है, एग्जीक्यूशन स्पीड, कौन सी स्पीड? एग्जीक्यूशन स्पीड। मेरे साथ बोलो, कौन सी स्पीड? एग्जीक्यूशन स्पीड। वो स्लो हो जाएगी। तो पहला इशू आया स्टोरेज का, स्टोरेज कम। दूसरा आपका स्पीड इशू आता है। और तीसरा ये जो है सेम विड्थ की वजह से जो आपका मॉडर्न सिस्टम है वो इनएफिशिएंट बन जाएगा। तो बेसिकली मॉडर्न जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो आपकी एड्रेस बस है वो लार्जर हो और डेटा बस कम हो। क्योंकि एड्रेस बस क्या डिफाइन कर रहा होता है? अल्टीमेटली आपका डिफाइन कर रहा होता है एड्रेस लोकेशंस। अब अगर उसको आप कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका मॉडर्न सिस्टम है वो, उसमें चीजें फ्लक्चुएट हो जाएंगी, उसमें चीजें इनएफिशिएंट हो जाएंगी। तो ये तीन चीजें आप लिख कर आओगे कि स्टोरेज जो है वो रिड्यूस हो रही है, आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत स्लो हो जा रहा है, और आपका मॉडर्न सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट बन जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन AQ 2023-24 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन कौन सी डिफरेंट तरह की बसेस यूज होती हैं। तो तीन तरह की जो मेजर बसेस हैं हम लोग पढ़ते रहे होते हैं, यूनिट 1 का क्वेश्चन है। तीन मेजर बसेस वहां पे पढ़ाई जाती हैं आपको, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस, मेरे साथ बोलो कंट्रोल बस। ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। इसको आप कैड या फिर डैक की तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सीधे याद हो जाएगा। आप एड्रेस बस अभी बताया, इट सेंड्स द मेमोरी एड्रेसेस। ये क्या करता है? एड्रेस बस मेमोरी एड्रेस को सेंड करने का काम करता है, यानी कि कोई मेमोरी कहां पर एग्जिस्ट करेगी, कोई मेमोरी किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, वो बताता है एड्रेस बस। ठीक है, तो वो सेंड करने का काम। डेटा बस एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करता है, वो सिर्फ लोकेशन ट्रांसफर कर रहा था एड्रेस बस, जबकि डेटा बस एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। और कंट्रोल बस क्या करता है? ये कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। मतलब ये जो फ्लो है, जो भी एक सोर्स या एक डेस्टिनेशन तक का जो फ्लो है, इस पूरे फ्लो को कौन मैनेज कर रहा होता है? कंट्रोल बस। कौन? कंट्रोल बस। डायरेक्शन की बात करें, एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। डेटा बस और कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों साइड से काम करते हैं, इस एंड से भी और इस एंड से भी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन AQ 2022-23 यानी उससे पिछले साल में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या था कि आपको सिंपल सा बस और मेमोरी ट्रांसफर डिफाइन करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ट्रांसफर क्या होता है? बस ट्रांसफर होता है डेटा को ट्रांसमिट करना, एड्रेस को ट्रांसमिट करना, या फिर कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसमिट करना। अभी हमने देखा तीन बसेस होती हैं, डेटा बस,
एड्रेस ट्रांसफर देखा हमने, डेटा ट्रांसफर देखा, जो कि एड्रेस ट्रांसफर कौन करता है, आपका एड्रेस बस, और डेटा ट्रांसफर कौन करता है, डेटा बस। और कंट्रोल सिग्नल्स को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पर देखा था कंट्रोल बस। तो यही 3 काम होते हैं आपके बस ट्रांसफर के। तो आपके बस ट्रांसफर मतलब ये होता है कि आप डेटा को ट्रांसमिट करो, एड्रेस को ट्रांसमिट करो, या फिर कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करो। डेटा किससे ट्रांसमिट होता है, डेटा बस, एड्रेस बस से, और कंट्रोल सिग्नल्स हो रहा होता है कंट्रोल बस से, ठीक है। अब मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है, मेमोरी ट्रांसफर होता है मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। मतलब सीपीयू से मेमोरी के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होता है, जो डेटा का मूवमेंट होता है, वो होता है मेमोरी ट्रांसफर, वो होता है मेमोरी ट्रांसफर, ठीक है। तो जैसे ये आपका सीपीयू है, ये आपका मेमोरी है, इनके बीच जो भी मूवमेंट होता है आपका डेटा का, किसका, आपका डेटा का, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका मेमोरी ट्रांसफर। ये मेमोरी रीड 2 तरह से होते हैं, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। मेमोरी रीड मतलब सीपीयू जो है वो डेटा को फेच कर रहा है, और मेमोरी राइट मतलब सीपीयू डेटा को स्टोर कर रहा है। यहाँ पर रीड मतलब रिट्रीव कर रहा है, फेच कर रहा है, राइट में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। नेक्स्ट लिस्ट करना है और ब्रीफली डिफाइन करना है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला टॉपिक है यूनिट 1 का, और 2021-22 में इसका क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, आपका सीपीयू विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। नेक्स्ट आती है आपकी मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेज। क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज। तो इसमें आते हैं आपके रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम। रैंडम जो होता है, वो जो आपका रैम है वो आपका टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है, जबकि जो आपका रोम है वो एक परमानेंट मेमोरी है, वो एक परमानेंट मेमोरी है ना। आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो डेटा एंट्री के लिए होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर हो गए आपके। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, पहले मैंने प्राइमरी स्टोरेज पढ़ी थी जिसमें रैम रोम पढ़ा, इसमें रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है और आपकी रोम जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन से आते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और यूएसबी ड्राइव्स। तो आपके एचडीडी, एसएसडी और यूएसबी, ये सब किसके पार्ट है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज की। नेक्स्ट सिस्टम बस, ये भी क्या है, आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स का ही पार्ट है। तो सिस्टम बस क्या होता है, सेट ऑफ वायर्स या पाथवेज जो क्या करती हैं, डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स, क्या करती हैं, डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स। एंड लास्टली आपके आईओ इंटरफेसेस, यानी कि इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, जो कि चैनल डेवलप करते हैं, या यूं कह लिए कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं बिटवीन सीपीयू एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। इसमें आपने यूएसबी पोर्ट सुना होगा आपने, एचडीएमआई पोर्ट्स और नेटवर्क इंटरफेसेस। नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वो स्लोअर क्यों होता है डायरेक्ट से। अब देखो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि आपके जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है उसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा जो स्टेप है वो बढ़ जाता है। यानी आप पहले क्या करते हो, आप पहले आपके एक लोकेशन पे जाते हो, वो लोकेशन जो होती है वो आपको बताती है कि आपका एक्चुअल डेटा कहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से वर्किंग होती है। तो आप पहले एक मेमोरी लोकेशन पे जाते हो, इफेक्टिव एड्रेस, और वो बताता है आपका डेटा कहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 स्टेप प्रोसीजर होता है, जबकि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, आपको सीधा जो आपका डेटा है वो मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देखो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड स्लोअर होता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेमोरी एक्सेस रिक्वायर करता है कि पहले आप एक मेमोरी लोकेशन पर जाते हो एंड वो आपको बताती है कि एक्चुअल में डेटा कहाँ पर है, जबकि डायरेक्ट में क्या होता है, सीधा डेटा जो आपको मिल रहा होता है। क्लियर। वही चीज यहाँ पे ऑपरेंड का एड्रेस डायरेक्टली स्पेसिफाई होता है डायरेक्ट में, जबकि इनडायरेक्ट में जो इंस्ट्रक्शन है वो एक मेमोरी लोकेशन कंटेन करता है, और वो मेमोरी लोकेशन जो है वो बताती है कि एक्चुअल एड्रेस क्या है ऑपरेंड का, ठीक है। तो आपका इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन को कंटेन करता है, एंड उस मेमोरी लोकेशन पे जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल एड्रेस क्या है आपके ऑपरेंड का, यानी कि आपका डेटा, यानी कि आपका ऑपरेंड कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसीजर है, जबकि यहाँ पर सिंगल स्टेप है। दैट्स व्हाई जो आपका इनडायरेक्ट है वो स्लोअर है, डायरेक्ट आपका फास्टर है। आगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और जीआरओ में क्या डिफरेंस है, यानी कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो एक बड़ा टॉपिक है बट आपको इतना सब नहीं लिखना, आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो। अच्छा, स्टैक में आपने पढ़ा होगा, स्टैक फॉलो करता है लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आए वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। जबकि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज करता है। आपने अगर उसका डायग्राम याद है तो उसमें काफी सारे ऐसे करके रजिस्टर्स होते थे, याद है, R1 R2, मतलब R1 फिर R2 ऐसे होते थे ना, तो वो वाली स्कीम फॉलो करता है। ऑपरेंड एक्सेस की बात करें तो आपका जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑपरेंड्स को एक्सेस करता है यूजिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन। आप लिखते हो ना पुश ए पॉप बी, दैट्स हाउ। जबकि जीआरओ में जो ऑपरेंड्स होते हैं वो रजिस्टर के नेम्स से कॉल होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आपके रजिस्टर स्टैक में वो कॉम्पैक्ट होते हैं, मींस कम स्पेस घेरते हैं, ठीक है। जबकि आपके जो जीआरओ में है वहां पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो रजिस्टर एड्रेसेस को होल्ड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर होते हैं। देयरफॉर आपको डायग्राम जो बड़ा सा होता है इसलिए इतना बड़ा होता है, वो कॉम्पैक्ट नहीं होता। बाकी एफिशिएंसी एग्जांपल तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। मेजर पॉइंट्स यही 3 है कि आप उनकी डेफिनेशन, ऑपरेंड एक्सेस और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताकर आ रहे हैं, ठीक है। आगे अब इंस्ट्रक्शन साइकिल 2022-23 में पूछा था ये क्वेश्चन एकेटीयू में 2 मार्क्स में। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। क्या होते हैं, मेरे साथ बोलिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि सीपीयू फॉलो करता है। कौन करता है, सीपीयू फॉलो करता है। किन किन कामों के लिए, डेटा को फेच करने के लिए, डिकोड करने के लिए एंड देन एग्जीक्यूट करने के लिए किसी इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कभी इंस्ट्रक्शन बोले कभी डेटा। डेटा एक सिंगल एंटिटी, इंस्ट्रक्शन जो है कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एज अ जनरल एज अ होल हम लोग इसको एक चीज मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा पर्पस है इंस्ट्रक्शन साइकिल का होता है, क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये कौन से सीक्वेंस स्टेप्स कौन फॉलो करता है, सीपीयू। किन कामों के लिए, फेच करने के लिए, मेरे साथ बोलिए, फेच करने के लिए, डिकोड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। फेच मतलब रिट्रीव करना इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी,
डिकोड मतलब जो आपने इंस्ट्रक्शन फेच किया उसको इंटरप्रेट करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है? सीपीयू का। एग्जीक्यूट, सीपीयू जो है वो परफॉर्म करता है जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो, ठीक है। एंड अगर स्टोर करना पड़ा, नीडेड रहा तो ये स्टेप भी होगा, अदरवाइज मेन आपके 3 यही स्टेप होते हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन आरआईएससी एंड सीआईएससी, जिसे हम रिस्क सिस्क कह सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म बताओगे, आपको लिखना कैसे पेपर में ये बताते हैं। सबसे पहले आप इनकी फुल फॉर्म बताओगे कि रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड सिस्क स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब इनके जो आंसर है ना, इनके नाम में छुपे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें, क्या लिखा है? रिड्यूस्ड, यानी कि ये फ्यूअर सिंपलर इंस्ट्रक्शंस यूज करता है, क्योंकि जब आपका रिड्यूस लिखा है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सिंपलर होंगे। जबकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, तो यानी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, मल्टी स्टेप होगा। एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो इसकी एग्जीक्यूशन सिंपल सी फास्टर होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो रिड्यूस्ड है, सिंपलर है, जबकि यहाँ पर स्लोअर एग्जीक्यूशन होगी, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, मेमोरी यूसेज की बात करें तो ये ज्यादा रैम लेगा, कौन? जो हमारा सिंपलर वाला है, यानी कि रिस्क, ये ज्यादा रैम लेगा क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो सिंपलर है एंड उनको ज्यादा लाइन ऑफ कोड रिक्वायर होगी, ठीक है, ज्यादा लाइन ऑफ कोड रिक्वायर होगी। यानी कि आपको क्लैरिटी चाहिए होगी ना, जब कोई चीज सिंपल होती है तो आपको उसकी क्लैरिटी चाहिए होती है, क्लैरिटी के लिए आपको उसमें ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा स्पेस रहेगी, हर एक चीज को समझो, ठीक है। कोई चीज क्लियर है मतलब वो ज्यादा स्पेस लेगा, तो इसके लिए ज्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी। जबकि अगर हम सिस्क की बात करें तो आपका वो लेस रैम लेगा, क्योंकि आप एक जनरल ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप ये दोनों इसके एग्जांपल ले लोगे, रिस्क का ARM लिख सकते हो, MIPS लिख सकते हो, या फिर रिस्क भी सबसे इजी एग्जांपल है, और सिस्क का आप IBM सिस्टम 360 लिख सकते हो, या फिर AMD भी आपने सुना होगा काफी जगह, या फिर इंटेल X86 ये भी आपने सुना होगा, तो आप ये रिस्क और सिस्क का एग्जांपल भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज, है ना। नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या AKTU लायक है? नहीं। ये क्वेश्चन कब पढ़ा था आपने? 4th या 5th क्लास में पढ़ा था कि SRAM क्या होता है, DRAM क्या होता है, पढ़ा था ना, 4th 5th क्लास में पढ़ते हो। बट ये क्वेश्चन आपका AKTU 2022-23 में पूछा गया 2 नंबर में, तो आप इसको बता सकते हो। स्टैटिक रैम जो होता है, SRAM होता है आपका स्टैटिक रैम, और DRAM होता है आपका डायनेमिक रैम। तो आप फुल फॉर्म बताओगे। SRAM जो होता है स्टैटिक रैम, वो आपका फास्टर होता है, क्या होता है? फास्टर होता है, जबकि आपका डायनेमिक रैम स्लोअर होता है। नेक्स्ट, पावर कंजप्शन की बात करें, क्योंकि स्टैटिक है तो लो पावर लेगा, ये डायनेमिक है, वर्किंग है, मतलब हाई पावर लेगा। नेक्स्ट, रिफ्रेश रिक्वायर्ड, क्या SRAM को रिफ्रेश की रिक्वायर होती है? नहीं, उसको रिफ्रेश की रिक्वायर नहीं होती है, क्योंकि वो डेटा स्टोर कर होता है विदाउट रिफ्रेशिंग, जबकि DRAM को रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट की बात करें तो SRAM एक्सपेंसिव है, क्या है? SRAM एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि पावर कम खा रहा है तो एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली, और ये ज्यादा पावर ले रहा है तो ये सस्ता होगा। आप जानते हो वो जो बल्ब होते हैं, तो जो सस्ते वाले बल्ब आते हैं वो ज्यादा पावर खाते हैं, है ना, तो वो सस्ते होते हैं। बट अगर आप जो पावर कम खा रहे हैं उन बल्ब्स को लोगे तो वो महंगे पड़ेंगे आपको, ठीक है। और SRAM का आपका कैशे मेमोरी में यूज होता है, जबकि आपका DRAM आपका रैम में यूज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो आपके SRAM यानी कि स्टैटिक रैम होते हैं वो आपकी कैशे मेमोरी में यूज होते हैं, जबकि आपके डायनेमिक जो रैम है आपके मेन मेमोरी में यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये AKTU 2022-23 में पूछा गया है। देखो, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो, एक्स्ट्रा मेमोरी। क्या बोलोगे इसको आप? एक एक्स्ट्रा मेमोरी कह सकते हो, जहां पर क्या होता है कि जब आपकी रैम जो है वो फुल हो जाती है, मतलब जो आपकी फिजिकल रैम है वो फुल हो जाती है, तो हम हार्ड डिस्क यानी कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क क्या होती है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, उसको हम ट्रीट करते हैं एज रैम, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को हम एज रैम ट्रीट करते हैं जब हमारी एक्चुअल रैम भर जाती है। तो जो हम एक्स्ट्रा पार्ट ट्रीट कर रहे हैं तो एक्चुअली में थोड़ी रैम है, बट हम उसको वर्चुअली ट्रीट कर रहे हैं एज अ रैम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो इससे क्या होता है, इससे मान लो आपके बहुत सारा लार्ज प्रोग्राम है तो स्मूथली रन कर जाएगा। और आपकी क्या होता है फिर आपका, जब जैसे जैसे आपका डेटा, जैसे इस बार आपका रैम भर गया, अब आपने सेकेंडरी स्टोरेज को बना लिया अपना टेम्परेरी रैम, है ना, वर्चुअल मेमोरी। तो अब जब आपका रैम फुल हो गया, उसमें से थोड़ा डेटा निकलेगा, तो आप क्या करोगे? अपने हार्ड डिस्क से डेटा को जो आपने फीड कर रखा है हार्ड डिस्क में, उसको वापस से रैम में ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर स्वैपिंग होगी डेटा की, ठीक है। इस तरह से ही काम करता है कि जैसे जैसे फिर रैम का डेटा बाहर निकलता जाएगा, वैसे वैसे आप हार्ड डिस्क के डेटा को अपने एक्चुअल रैम में फीड करते जाओगे। क्लियर है? तो ये वर्चुअल मेमोरी है, इट इज द एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है, जहां पर हम पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क को यूज करते हैं एज अ रैम, जब हमारी फिजिकल रैम क्या हो जाती है? फुल हो जाती है, फिजिकल रैम फुल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन इनपुट आउटपुट यूनिट। यानी आपको कुछ फंक्शंस लिखने हैं जो इनपुट आउटपुट यूनिट यानी कि IO यूनिट परफॉर्म करती है। ये क्वेश्चन आपका AKTU 2022-23 का है, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट यूनिट क्या क्या काम करती है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला काम है डेटा को इनपुट आउटपुट करती है, ऑब्वियसली आपका डेटा ट्रांसफर बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। नेक्स्ट, डेटा का कन्वर्जन, दैट इज एनालॉग टू सिग्नल डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स आपने कन्वर्जन सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन, अगर कोई एरर है आपकी डेटा ट्रांसमिशन में तो उसको डिटेक्शन का काम भी कौन करती है? इनपुट आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट, बफरिंग एंड कैशिंग, यानी जो आपका टेम्परेरी डेटा होता है उसको स्टोर करके रखना, बफर क्रिएट करके रखना, उसी को कहते हैं बफर क्रिएशन, दैट इज स्टोरेज, दैट इज वो भी कौन करता है? इनपुट आउटपुट यूनिट। एंड डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होती है, चैनल स्टैब्लिश होते हैं, वो भी कौन करता है? इनपुट आउटपुट यूनिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DMA जो है, व्हाई डज DMA गेट प्रायोरिटी ओवर CPU? DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसको प्रायोरिटी क्यों मिलती है ओवर CPU जब बोथ रिक्वेस्ट मेमोरी ट्रांसफर, मतलब कहने का ये आपका जो CPU है उसको भी मेमोरी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है और DMA को भी, तो DMA को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो? तो DMA का नाम होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अब इसको कुछ रीजंस की वजह से हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, जिसमें कि पहला रीजन है फास्टर डेटा ट्रांसफर। जो DMA है यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसके नाम में बता रहे डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, यानी कि इसका डेटा क्या होगा? ट्रांसफर फास्टर, ठीक है। तो इसका डेटा ट्रांसफर क्या होता है? फास्टर होता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, रिड्यूसेस CPU ओवरहेड।
जो सीपीयू होता है, अब अगर उसने क्या कर दिया, सीधा मेमोरी को एक्सेस करा, तो उसने सीपीयू के जो ओवरहेड है उसको रिड्यूस कर दिया। तो सीपीयू अब सिर्फ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने पे फोकस कर सकता है, जबकि सीपीयू जो आपका डीएमए है वो डेटा मूवमेंट को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट, एफिशिएंट लार्ज डेटा ट्रांसफर। जब आप लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा को हैंडल करते हो, जब आपके पास खूब सारा चंक्स ऑफ डेटा होता है, दैट इज डिस्क टू मेमोरी ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो डीएमए इंश्योर करता है कि जो डेटा फ्लो है वो कंटिन्यूअस रहे, उसमें कोई ब्रेक्स ना आए, उनमें कोई इंटरप्शंस ना आए। तो बेसिकली डीएमए यहाँ पर क्या कर रहा है, डीएमए आपके इंटरप्शंस को जो है कोप अप कर रहा है। आपकी जितने भी आपके इंटरप्ट्स आते हैं, यानी कि आपकी जो बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं इन द डेटा फ्लो, उसको मैनेज कर रहा है। दैट्स हाउ। तो ये आपके रीजन से कुछ आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को समझो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे आप पढ़ोगे। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है एक प्रोग्राम जो है इट टेंड्स टू यूज द सेम मेमोरी लोकेशंस रिपीटेडली और एक्सेस नियर बाय लोकेशंस इंस्टेड ऑफ रैंडमली एक्सेसिंग मेमोरी। अब ये जो आपने कहानी भी पढ़ी, इसका मतलब ये है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, और उसको मेमोरी यूज करनी है, ठीक है, आपके पास एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को मेमोरी एक्सेस करनी है, क्या करनी है, मेमोरी एक्सेस करनी है, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि ये रैंडमली किसी भी मेमोरी को एक्सेस करना चालू कर दे, नहीं, ये क्या करेगा, ये लाइन से मेमोरी को एक्सेस करेगा, यानी पहले पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब या तो ये एक ही मेमोरी को, जैसे आपकी एक मेमोरी है, ये इसको एक्सेस कर रहा है, तो ये इसी को रिपीटेडली ऑन लूप एक्सेस करता रहेगा, या तो ऐसा होगा, या तो इसकी अगली यानी कि इसकी नियर बाय मेमोरी को एक्सेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा पहले इसको एक्सेस कर लिया, अब इससे बहुत दूर किसी और मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, नहीं, ये नहीं करेगा। तो यही होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मतलब एक प्रोग्राम जो है सेम मेमोरी लोकेशंस को रिपीटेडली या तो यूज करेगा, या तो उसकी नियर बाय लोकेशंस को ही एक्सेस करेगा, रैंडम गेसिंग नहीं करेगा, रैंडम एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। दैट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। दो तरह के होते हैं, टेम्परल लोकेलिटी और स्पेशल। जहां पर टेम्परल है कि आप एक ही को यूज कर रहे हो बार बार, जो हमने सीखा भी, ये जो एक ही को बार बार यूज कर रहे हो ये टेम्परल है, और स्पेशल क्या है कि आप इसके नेबर वाली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, बट रैंडम एक्सेसिंग नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, किस तरह से, इन व्हाट वेज आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सीरियल मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर डिफर करता है। यूनिट 5 का क्वेश्चन है ये, और ये एकेटीव 2023-24 में पूछा था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सीरियल मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो देखो, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या होता है कि आपकी अगर हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो सेंडर और रिसीवर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मतलब उनके बीच एक मैच होता है, एक चैनल डेवलप होता है, एक कॉमन क्लॉक सिग्नल के थ्रू, एक कॉमन क्लॉक सिग्नल के थ्रू दोनों के बीच क्या होता है, एक चैनल डेवलप होता है। जबकि अगर हम एसिंक्रोनस की बात करें तो यहाँ पे कोई कॉमन क्लॉक नहीं है, मतलब अगर स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की बात करें तो वो सिंक्रोनाइज करती है कम्युनिकेशन को। क्या करती है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, मतलब कहने का ये है, मान लो एक सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ड्यू टू चेंजेस इन सेंडर, अगर सेंडर के में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो चेंजेस जो है उसको रिसीवर भी मैनेज करेगा, कोप अप करेगा, मतलब एडजस्ट कर लेगा। सेंडर के चेंजेस को रिसीवर एडजस्ट कर लेगा, रिसीवर के चेंजेस को सेंडर एडजस्ट कर लेगा, यानी कि कॉमन क्लॉक सिग्नल चलेगा दोनों के बीच, बिटवीन देयर कम्युनिकेशन। जबकि अगर एसिंक्रोनस की बात करें तो वहां पर स्टार्ट कब हुआ था और स्टॉप कब हुआ, इसके ये चीज डिसाइड करती है आपकी कम्युनिकेशन को, ये आपकी कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करती है चीज। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आपकी डिसाइड करती है कम्युनिकेशन की सिंक्रोनाइजेशन को। जबकि यहाँ पर अगर एक में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी होता है तो दूसरे में भी एडजस्ट हो जाएगा, एक कॉमन क्लॉक सिग्नल जो है वो रहेगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच सिंक्रोनाइजेशन का डिफरेंस है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हमारा सिंक्रोनस है उसमें कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्लॉक बाय ब्लॉक। जबकि एसिंक्रोनस में जो डेटा है वो स्मॉल चंक्स में सेंड होता है, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर्स या बाइट्स। तो यहाँ पर डेटा कैरेक्टर या बाइट्स की फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ ब्लॉक बाय ब्लॉक हो रहा होता है। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, जबकि यहाँ पर डिस्क्रीट होता है, यानी कि स्मॉल चंक्स में होता है डेटा ट्रांसफर। ठीक है, ओवरहेड की बात करें, ओवरहेड यानी एक्स्ट्रा बिट्स। तो यहाँ पर जो हमारा सिंक्रोनस है वहां पर क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन मैच है एक दोनों के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच, तो जो ओवरहेड यानी एक्स्ट्रा बिट्स जो बच जाती हैं वो लेस होगा। जबकि यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि आपका कुछ कुछ बाइट्स और चंक्स ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ओवरहेड होगा यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा बिट्स होंगी वो ज्यादा होंगी। स्पीड की बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पर ओवरहेड कम है, जहां पर ओवरहेड कम है वो फास्टर होगा, जहां पर ओवरहेड ज्यादा है वो चीज स्लोअर होगी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्यों यहाँ पर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्यों ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है। मतलब अगर जैसे आपको बताया था अभी ऊपर कि सेंडर में कुछ भी होता है तो रिसीवर उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, तो इस पूरी चीज को मैनेज करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। जबकि हमारा जो दूसरा वाला है ये वाला, तो इसमें ये सिंपलर होगा क्योंकि इसके अंदर कोई शेयर्ड क्लॉक नहीं है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग बिट ले रहे हैं, एक एंडिंग बिट ले रहे हैं, एंड उनके बीच से हम सिंक्रोनाइजेशन डेवलप करें बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पर कोई शेयर्ड क्लॉक नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो कि जो आपका ईथरनेट है, बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका ईथरनेट जो है वो सिंक्रोनाइजेशन फॉलो करता है। तो आपकी सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का एग्जांपल है आपका ईथरनेट, और आपने UART का नाम सुना होगा, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो ये जो है ये इसका एग्जांपल आप एसिंक्रोनस में लिख सकते हो, या फिर RS-232 लिख देना, ये सीरियल कम्युनिकेशन होता है, ओल्ड कंप्यूटर्स में होता था। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, RS-232 आप इसको लिख सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है। तो मेरे साथ बोलो, अगर आप उसका एग्जांपल लिख रहे हो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का, तो ईथरनेट लिख कर आना, एसिंक्रोनस में आप RS-232 लिख कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के अलग अलग क्या क्या टाइप्स होते हैं, एक टेबल में यहाँ सारे टाइप लिखे हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो मेजर है आपके 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस।
ये वेरिएबल लेंथ एक एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको हम अभी समझते हैं। तो जीरो एड्रेस में क्या होता है, आपके जो ऑपरेंड होते हैं जीरो होते हैं, मतलब आपका ऑपरेंड होता ही नहीं। ऑपरेंड क्या होते हैं आपके, जैसे ए बी, ये सब क्या होते हैं आपके ऑपरेंड होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेंड अवेलेबल ही नहीं होता, इसलिए इसको हम जीरो एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम करते कैसे हैं, जैसे हमने लिख दिया ऐड, ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का एक एग्जांपल हो गया, हमने लिख दिया ऐड। अब ये यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं है ऑपरेंड को, आपने ऐड लिख लिया तो ऑटोमेटिकली जो आपकी दो स्टैक के अंदर जो ऊपर की टॉप की दो वैल्यूज होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका ये जो स्टैक होगा ना, इसकी जो ऊपर की दो वैल्यूज होंगी, एक सेकेंड ना, मान लो ये वैल्यू ए और ये वैल्यू है आपकी इधर वाली बी, तो ये टॉप टू वैल्यूज को क्या कर देगा, दोनों को ऐड कर देगा, दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वन एड्रेस में क्या होता है, यहाँ पर आपका ऑपरेंड कितना होगा, वन, जितना एड्रेस है उतना ही ऑपरेंड होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऐड ए। अब ऐड ए मतलब क्या हो जाएगा कि आपका एक्यूमुलेटर प्लस ए, एक्यूमुलेटर इज द इनिशियल फॉर्म, तो दैट प्लस ए हो जाएगा आपका वन एड्रेस, हो जाएगा आपका वन एड्रेस। अगला टू एड्रेस में क्या होता है, आपका दो ऑपरेंड होंगे, यानी आप एक ए लोगे और एक आप बी लोगे अलग से, और आप उन्हें ऐड कर रहे होगे, तो आप लिखोगे ऐड ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया आपका टू एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर आपके दो ऑपरेंड है। ठीक है, और आपके थ्री एड्रेस में तीन ऑपरेंड होंगे, तो जैसे ए बी के साथ आप सी भी लिख लो। तो अब ऐड जैसे ऐड लिखा ए कॉमा बी, इसका मतलब ये कि ए के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर होगी, मतलब ए और बी ये दोनों को एडिशन होगा, और ये स्टोर किस में होगा, इनिशियल वैल्यू यानी कि ए में। इसी तरह से जब आप लिखते हो ऐड ए बी सी, इसमें क्या होगा कि जो आपकी लास्ट की दोनों वैल्यूज हैं, इधर देखो, ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, यानी बी प्लस सी, और ये किसमें ऐड होकर इनकी वैल्यू किसमें स्टोर होगी, ए में। किसमें स्टोर होगी, ए में। तो एक बार सारा रिकैप करते हैं। जीरो एड्रेस में आपको कोई ऑपरेंड नहीं देना, आप सीधा ऐड लिखोगे तो स्टैक के ऊपर की दो टॉप वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। वन एड्रेस में आपका एक्यूमुलेटर के साथ वैल्यू ऐड होती है, अगर आप ऐड ए लिखते हो तो होगा एक्यूमुलेटर प्लस ए। जबकि टू एड्रेस में आपका ऐड ए बी लिखा है तो आपका ए और बी दोनों ऐड होंगे एंड देन इसकी वैल्यू ए में स्टोर होगी। जबकि थ्री एड्रेस में कैसे काम करता है, जैसे ए बी सी लिखा है तो आपका लास्ट की दोनों वैल्यूज बी और सी ऐड होंगी और ये ए में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और ये कहाँ यूज होती है, कि यूजेस लिखे हैं। जीरो एड्रेस स्टैक बेस में यूज होता है, वन एड्रेस एक्यूमुलेटर बेस में होता है, तभी यहाँ पे एक्यूमुलेटर ऐड कर रहे हैं। जनरल पर्पस सीपीयूज में आपका टू एड्रेस यूज होता है, और आपका थ्री एड्रेस आपका रिस्क में अभी हमने पढ़ा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, उसमें यूज होता है। और आपका जो वेरिएबल लेंथ है, वेरिएबल लेंथ मतलब कितना भी हो सकता है, 4 5 6 वगैरह, तो वो वेरी करता है डिफरेंट साइजेस पर। ये आपका सिस्क आर्किटेक्चर यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में यूज होता है, जो हमने ऊपर पढ़े थे। अब आते हैं हिट और मिस रेशियो समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 2022-23 में आपसे पूछा था, कब पूछा था आपसे, 2022 और 23 में 2022-23 में पूछा था कि हिट और मिस रेशियो क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये समझो हिट और मिस क्या होता है। मान लो आपका कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर को डेटा को फेच करना है, क्या करना है, मेरे साथ सिर्फ दिमाग से सुनते रहो। कंप्यूटर को क्या करना है, डेटा को फेच करना है, डेटा को रिट्रीव करना है। तो वो सबसे पहले चेक करेगा इनकी कैशे मेमोरी, क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि उसको जो डेटा चाहिए वो क्या कैशे मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द मेन मेमोरी। अब अगर उसको जो डेटा वो ढूंढ रहा है कैशे मेमोरी में वो मिल गया, तो वो हो गया कैशे हिट। वो क्या हो गया, कैशे हिट। पर अगर वो जो डेटा ढूंढ रहा था वो उसको मिला ही नहीं, आपकी जो कैशे मेमोरी था उसमें मिला ही नहीं, तो हम उसको कह देंगे मिस। क्या कह देंगे, मिस। तो अगर आपका डेटा कैशे मेमोरी में मिल गया तो हिट है, अगर नहीं मिला मिस है। और अगर नहीं मिला तब क्या करेंगे आप, तब आप अपनी मेन मेमोरी से डेटा को फेच करेंगे। ठीक है, आप अपनी मेन मेमोरी से डेटा को फेच करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ हिट एंड मिस। अब हिट रेशियो और मिस रेशियो क्या होता है, हिट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ हिट्स जो थे डिवाइडेड बाय टोटल कितनी मेमोरी एक्सेसेस है, मतलब टोटल मेमोरी एक्सेसेस कितनी है। ठीक है, वो होता है आपका हिट रेशियो। तो हिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हिट्स अपॉन में टोटल मेमोरी एक्सेसेस कितनी है। जैसे नंबर ऑफ हिट्स 8 है, डिवाइड बाय टोटल मेमोरी एक्सेसेस आपकी 1000 है, तो 0.008 हो जाएगा आपका हिट रेशियो। ठीक है, परसेंटेज में आपका 80%। और मिस रेशियो निकालने का है, हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो इसलिए अगर आपने हिट रेशियो निकाल लिया विद दिस फॉर्मूला, तो बस आपको 1 में से हिट रेशियो को माइनस कर दोगे तो आपको मिस रेशियो मिल जाएगा, मिस रेशियो मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए फिर से सुन लो। हिट क्या होता है, मिस क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर है उसको कोई डेटा चाहिए तो चेक करता है इनकी कैशे मेमोरी, अगर उसको कैशे मेमोरी में अपना सर्च डेटा मिल जाता है तो वो हिट होता है, नहीं मिलता तो मिस होता है, और नहीं मिलता तो मेन मेमोरी से फेच करता है। तो हिट रेशियो होता है आपका नंबर ऑफ हिट्स कितनी थी डिवाइड बाय टोटल मेमोरी एक्सेसेस, जबकि मिस रेशियो होता है 1 माइनस हिट रेशियो, क्योंकि हिट रेशियो और मिस रेशियो का सम हमेशा 1 आएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोग्रामिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि यहाँ पर हर एक जो बिट होता है, ईच बिट इन दी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, आपकी माइक्रो इंस्ट्रक्शन का हर एक बिट डायरेक्टली कंट्रोल करता है सीपीयू को। क्या करता है, आप इसको ना विजुअलाइज करना, ये हॉरिजॉन्टल होता है पार्ट, ये होता है वर्टिकल। तो यहाँ पे जो आपका हर एक बिट होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, हर एक बिट वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको, सीपीयू को। ये पैरेलल एग्जीक्यूशन अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट जो होता है कि पैरेलली काफी सारा जो है काम हो रहा है, काफी सारी एग्जीक्यूशन पैरेलली हो रही है, उसे हम पैरेललिज्म कहते हैं। तो उसको ये अलाउ करता है पैरेलल एग्जीक्यूशन को ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। और ये क्या करता है, ये लॉन्ग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करता है, यानी कि इसमें ज्यादा बिट्स की रिक्वायरमेंट। आप देख रहे हो कि ऐसे ये लॉन्ग है, दिस इज लॉन्ग, सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स मोर बिट्स। जबकि अगर आप वर्टिकल की बात करो, ये है वर्टिकल, तो वर्टिकल जो है वो इनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स यूज करता है, यानी कि इंटरप्रेटेड सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इसके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ये इनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक सेकंड,
ये जो है ना, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला जो है ये यूज करता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म, और इसमें जो है ज्यादा बिट्स होती हैं, जबकि आपका जो वर्टिकल है, कहाँ है आपका, ये वाला आपका वर्टिकल है। वर्टिकल जो है वो एनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? एनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स का। इसमें कम बिट्स रिक्वायर होती हैं क्योंकि शॉर्टर होता है, और इसको एक डिकोडर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक एनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ डिकोडर टू जनरेट सिग्नल्स। फाइन। और यहाँ पर पैरेललिज्म भी कम होता है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस आपको मिल ही गए होंगे कि जो हॉरिजॉन्टल होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग, वो बेसिकली डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है सम पार्ट ऑफ सीपीयू, जबकि वर्टिकल वाला एनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। हॉरिजॉन्टल में पैरेललिज्म आपको भरपूर देखने को मिलता है, जबकि वर्टिकल में कम। हॉरिजॉन्टल में ज्यादा बिट्स रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वर्टिकल में कम बिट्स रिक्वायर होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास 18, 19, 20 3 क्वेश्चन और बचे टू शेयर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर कैशे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। कैशे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? तो यूनिट 4 का क्वेश्चन है ये। इसमें डायरेक्ट मैपिंग आती है, एसोसिएटिव मैपिंग आती है और सेट एसोसिएटिव। ये तीन होती हैं आपकी कैशे मैपिंग टेक्निक्स, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि हर एक मेन मेमोरी ब्लॉक जो है वो एक फिक्स्ड लोकेशन से मैप हो रहा होता है। हर एक मेमोरी ब्लॉक जो है वो एक फिक्स्ड लोकेशन से मैप हो रहा होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट मैपिंग कह रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटिव की बात करें तो हर एनी मेमोरी ब्लॉक जो होता है उसको हम प्लेस कर सकते हैं किसी भी कैशे ब्लॉक में। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड लोकेशन से मैप जो वाला कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट मैपिंग में, वो नहीं लग रहा। आप किसी भी मेमोरी ब्लॉक को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। जबकि सेट एसोसिएटिव में क्या होता है कि जो कैशे है उसको सेट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे होल पार्ट को आप सेट्स में डिवाइड कर दोगे, जहां पर ईच सेट जो है वो मल्टीपल लोकेशंस कंटेन कर रहा होगा। हर एक सेट की मल्टीपल लोकेशंस होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके एडवांटेज क्या है? डायरेक्ट की सिंपल फास्ट है, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप खुद रीड कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करनी होता है। मेन ये है डायरेक्ट मैपिंग में आपका डायरेक्ट मैप हो रही थी आपकी मेमोरी ब्लॉक टू द मेमोरी लोकेशन, टू द लोकेशन इन द कैशे। जबकि एसोसिएटिव में आपकी जो मेमोरी ब्लॉक होती है उसको कहीं भी आप प्लेस करते हो इन एनी कैशे ब्लॉक, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट। जबकि सेट एसोसिएटिव में आपकी जो कैशे है वो सेट्स में डिवाइड हो रहा होता है, और हर एक सेट जो है वो मल्टीपल लोकेशन से मैप हो रहा होता है। हर एक सेट मल्टीपल लोकेशन से मैप हो रहा होता है। नेक्स्ट पाइपलाइनिंग क्या होती है? वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, बट अगर आपको शॉर्ट में बताया जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कंप्लीट, जैसे आपका आपका कंप्लीट जो है पोर्शन है, आप इसको ब्रेक करो। तो बेसिकली आप इंस्ट्रक्शंस जो है आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, ये टेक्निक होती है जहां पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है उनको प्रोसेस करा जाता है सेम टाइम पर इन डिफरेंट स्टेजेस। सेम टाइम पे डिफरेंट स्टेजेस में क्या करा जाता है? इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो आप एक पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार प्रोसेस ना करके आप क्या कर लेते हो? उन्हें ब्रेक कर लेते हो इन पार्ट्स, और ये सारे पार्ट्स को आप एक एक करके कर रहे होते हो, सेम टाइम पर प्रोसेस कर रहे होते हो इन डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो जैसे ये पार्ट हो रहा है, फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, समझ रहे हो? तो आप एक पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट ना करके उसको डिवाइड कर लेते हो इन पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले आप फेच करते हो, इंस्ट्रक्शन को लेते हो मेमोरी से, फिर आप डिकोड करते हो, फिर आप एग्जीक्यूट करते हो, और अगर जरूरत हो तो आप राइट बैक भी करते हो, यानी कि रिजल्ट को स्टोर करते हो। ऐसा कुछ आपने देखा था, हमने ऊपर साइकिल में भी पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन साइकिल में भी वही हो रहा होता। तो आप ये पढ़ सकते हो एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज स्पीड, एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, हायर थ्रूपुट एंड बेटर परफॉर्मेंस। अगर लास्ट 20वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ओवर हार्डवायर्ड कंट्रोल जो है एडवांटेज बताना है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल जो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को इजीली जो है हैंडल कर लेता है। क्या कर लेता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को इजीली हैंडल कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। जबकि हार्डवायर कंट्रोल जो होते हैं, अगर आपने एक बार डिजाइन कर दिया ना, तो बहुत मुश्किल है आप उसको फिर से मॉडिफाई कर पाओ। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ईज ऑफ डिजाइन की बात करें तो माइक्रो प्रोग्राम जो है वो बहुत ही सिंपलर स्ट्रक्चर होता है इनका। अगर आप देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर काफी सिंपलर होता है, जबकि हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड देयरफॉर मॉडिफिकेशन भी डिफिकल्ट होता है। अगर स्पीड की बात करें, माइक्रो प्रोग्राम स्लोअर होते हैं। क्या होते हैं? स्लोअर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेचिंग चलती है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेचिंग मतलब थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शंस की फेचिंग चल रही होती है, रिट्रीवल चल रहा होता है। तो बेसिकली काम होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जबकि यहाँ पर हार्डवेयर में आप एज अ होल क्या करते हो? फेचिंग कर रहे हो, तो जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। मॉडिफिकेशन तो हम देख ही चुके हैं, माइक्रो प्रोग्राम जो अपडेट कर सकते हैं, जबकि हार्डवेयर को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको हैंडल करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली। ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जिनके आने की एक्सपेक्टेड चांसेस है आपके पेपर में। इन्हें आप अच्छे से करो, ये आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर में हेल्प जरूर करेंगे। तो आप ये वीडियो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। दिस साइड मी साइनिंग ऑफ। आपको अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई कॉन्सेप्ट्स के साथ और वन शॉट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।